नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिलक देवेश्वर जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। रॉ को अच्छी तरह से जानते हैं अंदर से, और इस समय भी प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सदस्य हैं। आपका स्वागत है तिलक जी, जयपुर डायलॉग्स Thank पर। you very much, Sanjay ji. Thank you very much for inviting me. It's always a pleasure to be on your show and to learn from you. Thank you, sir. Not really. We have to learn so much from you. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय बहुत सारे काम हो गए, कुछ पॉलिसी ऑप्शंस, मेजर पॉलिसी ऑप्शंस, ये जो पूरा स्टैंड ऑफ हो रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ में, उसमें कुछ मेजर पॉलिसी ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, सच एज सस्पेंशन ऑफ IWT। तो इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी का एक सस्पेंशन जो है वो मेरे विचार से एक इट्स मच बिगर देन बालाकोट, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आज की डेट में क्या भारत के ऊपर उतना प्रेशर है जितना पुलवामा के बाद था, या प्रेशर सारा का सारा पाकिस्तान पे शिफ्ट हो चुका है? और इस पर्सपेक्टिव में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पॉलिसी ऑप्शंस क्या है? मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान की कैलकुलेशन ये थी कि बाद में ये भी डिस्कस कर लेंगे पाकिस्तान ने किया क्यों ये। पर पाकिस्तान की मुझे लगता है कैलकुलेशन ये थी कि जैसे उरी के बाद, जैसे पुलवामा के बाद इंडिया ने मिलिटरीली रिएक्ट किया था, दैट वाज मैनेज्ड। एंड मगर उससे क्या हुआ था कि दैट द पॉपुलेशन वो आर्मी के पीछे हो गई थी, उनको सपोर्ट करने लग गई थी, और एक टाइप से यूनिफाई, इट वाज यूनिफाइंग एक्शन। उन्होंने ये भी सोचा कि इस टाइम भी ये होगा, बट इस टाइम मेरे ख्याल जो सरकार है, मोदी जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और फार रीचिंग फैसला किया कि ये उरी के बाद भी नहीं संभले, बालाकोट के बाद भी नहीं ये समझे, तो वो ही रिपीट करना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 साल के बाद फिर ये कुछ आतंकवादी हमला करेंगे। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत जो की है वो नॉन काइनेटिक एक्शन से की है। आपने जैसे जिक्र किया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करना, और साथ में अदर डिप्लोमेटिक मूव्स जो है, जैसे हाई कमीशन की स्ट्रेंथ रिड्यूस करना, मिलिट्री अटैचीज को वापस भेजना, वीजा और इशू करना, अटारी को बंद कर देना। तो ये जो नॉन काइनेटिक थिंग एक्शन है, खास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में इसको होल्ड करना, ये पाकिस्तान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। उनको ये इसका आइडिया नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इतने जंगों में 65 की वॉर हुई, फिर 71 की हुई, कारगिल के थ्रू, ये इंडिया ने कभी कुछ नहीं कहा। इस टाइम जो उन्होंने किया, इट हैज कॉट देम टोटली ऑफ गार्ड एंड बाय सरप्राइज। उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो, एंड आपकी तो बहुत डीप स्टडी है इसके बारे में, बट जो 2 things which are going to hit them on this holding in abeyance, ये पानी उनका नहीं रोकेंगे। एज पर द ट्रीटी जो भी उनका पानी है, पानी नहीं रोकेंगे, बट कब पानी रिलीज करना है इन दैट पीरियड, और कब रोक के रखना है, जैसे जेलम में उन्होंने किया 2-3 दिन पहले। इससे एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर साइकिल में। इन एनी एग्रीकल्चर साइकिल आप तो जानते ही हैं कि उनको कब पानी देना है, जब कब सेकंड पानी देना है, कब थर्ड पानी देना है, इट हैज टू बी प्रिडिक्टेबल। और पानी उनको कैनाल्स में चाहिए उस वक्त जब उनको सेकंड वाटरिंग चाहिए क्रॉप्स को, या अब जैसे खरीफ का होगा, तो जब सो करना है उस टाइम अगर पानी नहीं मिलेगा तो एवरीथिंग गेट्स डिलेड। तो ये साइकोलॉजिकली इंडिया इज गोइंग टू बी प्लेइंग वेरी हेल विद देम, क्योंकि अब हमारे पास कोई वो पाबंदी नहीं है कि हम उनके साथ डेटा शेयर करें। और जब डेटा नहीं शेयर करेंगे, उनको पता नहीं कितना पानी आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आएगा, ऑल दीज थिंग्स उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा। तभी वो बड़ा कह रहे हैं कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने वो एक मिनिस्टर कह रहा है कि जो हमने गजनी और गौरी रखे हुए हैं, वो मॉडल्स नहीं रखे हुए, चौक में सजाने के लिए नहीं रखे हुए, दे कैन शो कि उनकी जो अर्जुन सेठी आके
था इसके हाँ, उनकी जो करण डिस्पैशन, थापर के साथ में। क्योंकि एक तो ये, दूसरा उनको पता नहीं कि मोदी जी कब मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो उनके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, दौड़ रहे, अब फ्लाई कर रहे हैं इधर इधर, टैंक्स मूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि कब ये होने वाला है। और लॉन्गर हम नहीं कुछ करते, आई थिंक द बेटर इट विल बी, बिकॉज दे विल गेट एग्जॉस्टेड एज इट इज। उनका जो फ्यूल रिजर्व्स हैं बहुत कम है। जी हाँ। तो जिस तरह अगर ज्यादा एक्सपेंड अभी हो जाता है जंग छिड़ने से पहले या मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले, तो जब वो होगा बाद में उनके लिए और दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है जो सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जो मिलिट्री ऑप्शन है हम उसको सही वक्त और सही सोच समझ के करेंगे। और मुझे लगता है इस टाइम एक सिंपल वन ऑफ एक्शन नहीं होगा, इट विल बी अ सस्टेन्ड, इट विल बी अ मल्टी प्रोंग्ड एक्शन। क्योंकि जो मोदी जी ने जो वर्ड्स यूज किए ना, जी अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस, जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप, इमेजिन सोच भी नहीं सकते क्या। तो दैट एक ऑफ एक्शन से, एक बालाकोट उरी टाइप के एक्शन से नहीं होगा। इट विल हैव टू बी फार मोर डीपर, सस्टेन्ड एंड मे बी इवन मल्टी प्रोंग्ड, दो तीन दिशाओं से उन पे जो होगा। अब जैसे अफगानिस्तान पे हमारे जेएस पहुंच गए थे कल, और उनकी हाँ, मीटिंग हुई एक्टिंग स्पेशल फॉरेन ऑनवॉय मिनिस्टर। आनंद हाँ, प्रकाश। या तो उनकी जो मीटिंग हुई एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी से, तब पाकिस्तान बहुत चिंतित है कि अगर उनके प्रोग्राम देखें, देर वेरी वरिड कि क्या क्या बातें की हैं इस समय। इट कुड हैव टॉक्ड एनीथिंग। तो अगेन मुझे लगता है कि लेट्स सी, अफगानिस्तान की साइड से भी होता है, बट इट मुझे लगता है कोई मल्टी प्रोंग चीज होगी। मगर ये जो इंडस वाटर का है, ये इन इट सेल्फ जितना इसने पाकिस्तान को हिला दिया है, दे विल नाउ रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो आप अभी कह रहे थे ना कि साहब जो अनसर्टेनिटी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, देखिए मैं आई हैव वर्कड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो, आई वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर। और उसके बाद में इरिगेशन सेक्टर में था प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमांड एरिया डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली कमांड एरिया। अच्छा, और वो जो कमांड एरिया में जो की है वो वो ये है कि साहब की जो वो बारी बंधती है, वो अगर बारी में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है और अप डाउन हो जाता है तो पूरा का पूरा साइकिल गड़बड़ाता है और पूरी क्रॉप्स अफेक्ट होती है। हाँ, तो मैं यही कल कह रहा था, मेरी बात हो रही थी इंडस वाटर्स पे कि आदि ने मेरा एक इंटरव्यू किया था। आई वाज टेलिंग माय एक्सपीरियंस कि भैया देखो, अगर 10% पानी आपने कम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10% क्रॉप खराब होगी। हाँ, अगर 10% पानी आपने कम कर दिया तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पूरी क्रॉप खराब हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि वो 10% उस टाइम पे पानी नहीं दिया गया पौधों को, तो वो पूरी फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब ये जो है वो जैसे अभी झेलम में 25,000 क्यूसेक छोड़ दिया अचानक, और इधर जो है वो ड्राई कर दिया। अभी मैं बात कर रहा था कर्नल रैना से थोड़ी देर पहले, तो वो बता रहे थे कि भाई जो अखनूर से जो राइट और लेफ्ट बैंक पे जो कैनाल निकलती हैं, प्रताप कैनाल, रणबीर कैनाल, तो वो कह रहे कि साहब कि वो इस समय 100 क्यूसेक पे रिस्ट्रिक्ट की जाती थी आईडब्ल्यूटी के चक्कर में, अगर वो फुल चल रही हैं और चिनाब में बिल्कुल पानी नहीं है नीचे। जी, तो इधर तो आपको पूरा पानी मिल रहा है और उधर उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल। तो सिचुएशन तो खराब हो ही गई ना। अब उनको पानी चाहिए इस टाइम पे, कॉटन सोइंग का टाइम है, हाँ, अर्ली खरीफ का टाइम है, और कॉटन ने इज द कैश क्रॉप जो सबसे ज्यादा जो आपका जो इनका जमींदार और वडेरा क्लास है वो लगाता है, कॉटन और उनकी इनके क्रॉप है, एक्सपोर्ट्स, आई थिंक इट्स मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है पाकिस्तान का, वो कॉटन है। वो कॉटन है। तो अब कॉटन खराब हो गया, अभी अगर
15 मई तक पानी नहीं मिला तो कॉटन की क्रॉप गई इनकी, ये मान लीजिए। और मुझे तो कोई इम्कान दिख नहीं रहा कि 15 मई तक इनको पानी मिल जाएगा। और उसमें जो इनके 2 डैम है तरबेला और मंगला, वो ऑलरेडी डेड लेवल पर है, वहां से कोई पानी निकल नहीं सकता, क्योंकि जब तक और बारिशें नहीं होंगी या और पानी इनमें नहीं आएगा तब वो रिलीज करेंगे। अब वो कोई रिलीज नहीं कर सकते, ये पानी है ही नहीं तरबेला और मंगला। या इस बार वैसे भी जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल कम हुआ है, हाँ, तो स्नो मेल्ट इतना अवेलेबल नहीं है। और थोड़ा बहुत अभी जो पानी आया था यहाँ, जो ये रामबन वगैरह में जब बारिश हुई थी, अनसीजनल बारिश, तो अभी मैं देख रहा था 22 तारीख का डेटा देख रहा था मैं, फ्लो डेटा, तो 22 तारीख को जो 26,000 क्यूसेक पानी गया था मराला, जो इनका जो हेडवर्क्स है, मराला हेडवर्क्स पे 26,000 क्यूसेक। और 27 तारीख को वो 6,000 क्यूसेक पे रह गया। अच्छा, अब मराला हेडवर्क्स के बाद इनका जो दूसरा हेडवर्क्स है, वहां से ये कैनाल निकालते हैं जो जाती है इधर नारोवाल में, रावी को फीड करती है, जो लिंक कैनाल बनाई थी भारत से 62 मिलियन पाउंड लेके। तो वो ड्राई है, वो ड्राई है, कंप्लीटली ड्राई है। और उसके बाद फिर उसके नीचे से जो लोअर कैनाल निकलती है, जो आगे जाके रावी में, फिर रावी से फिर सतलज को फीड करती है, वो भी ड्राई है। तो ये समझ लीजिए कि लगभग 75% एरिया जो इनका है वो ड्राई है। झेलम का एरिया है, उसमें थोड़ा पानी है अभी अवेलेबल। मुझे तो लगता है कि एक और हम तो जो कर रहे हैं, काबुल रिवर से इनको अबाउट 17 मिलियन एकड़ फीट वाटर आता है। जी जी जी, काबुल रिवर से। और अफगानिस्तान को भी पानी चाहिए अपने क्रॉप्स के लिए, अपने पीने के लिए, वो भी डैम्स बनाने की सोच रहे हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू, थ्रू द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। वो डैम्स भी अगर हो जाते हैं और अफगानिस्तान भी मेरे ख्याल 5 या 6 मिलियन एकड़ फीट स्टोर करता है अपने यूज के लिए, क्योंकि इनको इनकी एग्रीमेंट तो है नहीं कोई, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर ये अफगानिस्तान डैम बना के 5 या 6 मिलियन एकड़ फीट स्टोर करता है और इतना पानी अटक पे लेस आता है, तो अभी जो काबुल रिवर का सारा पानी पाकिस्तान ने अपने लिए समेटा हुआ है कि सारा पानी मेरा है। अफगानिस्तान अगर 5-6 मिलियन वहां से निकाल लेता है, तो इनके जो अर्ली क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कॉटन है एंड अदर क्रॉप्स, जो थर्ड क्रॉप इनको निकलता है पंजाब में, इट विल बी बैडली इफेक्ट। और जब स्पेशली लो सीजन में, जब सब लो सीजन में, इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये पिछले साल इनका जो है वो टोटल फूड प्रोडक्शन वाज डाउन 11%, और इस साल उससे भी ज़्यादा डाउन हुआ, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो ये तो फिर पूरा एक डिजास्टर हो जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस, तो एक अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंस तो ये हो गया। दूसरा अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंस मैं ये देखता हूँ कि भारत ने जो इधर जो इनका डर है, उसकी वजह से अभी अभी इन्होंने 2 डिवीजन वेस्टर्न फ्रंट से इधर ट्रांसफर कर लिया। थोड़ा और इधर दबाव बढ़ाएंगे, मान लीजिए कुछ फोर्सेस वगैरह जो है वो राजस्थान बॉर्डर पे मूव कर दी, तो और इनको उधर से निकालनी पड़ेगी। फिर तो इट इज इजी फॉर अफगानिस्तान टू टेक बैक देयर लैंड। बिल्कुल, देयर लैंड एंड आल्सो फॉर द बलोच। मैं देख रहा था काफी ट्रूप्स जो क्वेटा से भी, डिविजन्स जो है वहां से भी निकाल के इन्होंने यहाँ भागलपुर और इस एरिया में मूव किए हैं। तो बलोच के लिए भी इट विल बिकम इजी, यू नो, इजियर। So this again is an unimaginable consequence. यस, एक चीज तो अनइमेजिनेबल इन द सेंस कि वो जो बात हम करते थे ना कि पाकिस्तान टू ब्रेक, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि साहब कि जब तक इसमें अमेरिका की हाँ नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। अब तो लग रहा है कि साहब कि इन्होंने अपने लिए ही एक गड्ढा खोद लिया। ये जो आप जो कह रहे थे ना कि विल कम टू द कॉजेज ऑफ इट, कि भाई इन्होंने ये क्यों किया, तो ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सुसाइड क्रिएट कर लिया अपने लिए। हाँ बिल्कुल, अपने आप, यू नो, आ बैल मुझे मार, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और जैसे देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो हाथ झाड़ दिए, जैसे दे विल सॉर्ट इट आउट वन वे और द अदर।
वन वे और दी अदर का क्या मतलब है? तो दे वर डिपेंडिंग कि भाई यूएस इंटरवीन करेगा, वो आमने सामने जो होंगे तो उनको वहां आके इंटरवेंशन कर देगा। मुझे लगता है अमेरिका का जहाँ मूड है वो यूक्रेन की तरफ देख रहा है, वो इसराइल पैलेस्टाइन की तरफ देख रहा है, तो इतनी बैंडविड्थ कहाँ होगी। और ऊपर से इन्होंने ईरान में और हाथ साफ कर लिया हाँ, पाकिस्तानियों ने। तो ईरान में अगर ये इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे या अमेरिका के कहने पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, इनके लिए रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे, बिकॉज 20% के करीब पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है वो शिया है ना, who are हम्म। dedicated in supporters of ईरान। और पाकिस्तान इजराइल तो है नहीं, so that will also have very severe consequences for पाकिस्तान at a time जब उसके पास अफगानिस्तान से टेंशन है और इंडिया के साथ टेंशन है। आप बात सही कह रहे हैं, और खासतौर से ऐसे वक्त पे इन्होंने ये काम किया है जब कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद इन्होंने जो है वो डॉलर्स के लिए किया होगा, क्योंकि ये तो रेंट अ कॉज में बिलीव करते हैं, तो इन्होंने अमेरिका ने कहा होगा अच्छा भाई थोड़े डॉलर ले लो, इस तरह से कर दो, हो सकता है इस पे कर दिया हो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज इनको होंगे तो वो इन्हों पता नहीं। मुझे लगता है कि इनकी जो वॉर गेमिंग वगैरह के जो सिनेरियोज हैं वो आजकल ठीक से ये लोग कर नहीं पा रहे। तो इन्होंने नहीं, अगर इनका पहलगाम एक में ही ये किया है तो हाँ, उसका कॉन्सिक्वेंसेज इन्होंने इसमें फैक्टर ही नहीं किया कि साहब आईडब्ल्यूटी सस्पेंड हो सकती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और उनका एक टेम्पलेट उनका एक है। 2000 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे तो उन्होंने 36 सिंह पूरा करा, बेसिकली टू शो कि यह मामला बहुत खराब है, इंडिया जो कहने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। फिर आई थिंक 2002 असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टीना रोका वाज हियर, फिर कालू चक्की उन्होंने किया। अब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वाज इन इंडिया, उन्होंने बोला कि चलो ये फिर कर देते हैं। तो जो मैसेज जाएगा कि कश्मीर में जो भी इंडिया कह रहा है कि पिछले 5 साल से पीस अमन चैन आ गई है, इलेक्शंस हो गए हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल बहुत अभी तक इंटैक्ट है। बट उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि गवर्नमेंट डिफरेंट है, लोगों का रिएक्शन डिफरेंट है, और जो टूरिस्ट उन्होंने मारे हैं और जिस तरह उन्होंने मारे हैं, उनका मजहब पूछ के और बोला कि तुम कलमा बोलो, और नहीं बोला तो गोली मार दी। दे वर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जो कफन गए हैं, कोई केरला गया है, कोई चेन्नई गया है, कोई बैंगलोर गया है, कोई बंगाल, कोई गुजरात। सो ऑल इंडिया में इतना रोष और इतना गुस्सा है, इट्स काइंड ऑफ यूनाइटेड द पीपल। और सबका जो आक्रोश है वो ये है कि भाई इसका बदला चाहिए हमें, एंड वी वांट सिमिलर काइंड ऑफ रिट्रीब्यूशन। तो ये उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था कि पाकिस्तान को यूनाइट करने के बजाय तो इंडिया यूनाइट हो गया। अब ऑपोजिशन भी मोदी जी के साथ है, जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की, और जब वो मेरे ख्याल कल वो डिफेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट उनकी मीटिंग शायद बुलाई है। सो नाउ इंडिया इज गॉट यूनाइटेड एंड इंडिया इज बेइंग फॉर ब्लड कि हमें तो इसका चाहिए ही चाहिए। तो हालांकि लोगों को समझना मुश्किल है, पर जो उन्होंने पहला जो मूव की है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, आई थिंक दैट इन द लॉन्ग टर्म बी फार मोर इफेक्टिव देन एनी काइनेटिक एक्शन। पर लोगों को तो काइनेटिक एक्शन चाहिए, दे वांट टू फील कि जिस तरह हमारा खून बहा है वहां भी खून बहना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट दे डू। बट कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, किया क्यों? तो मैंने इसके बारे में लिखा भी है, वो पब्लिश हो जाएगा 2-3 दिनों में। कॉम्प्लेक्स रीजन, एक तो प्रेजेंस ऑफ जेडी वैंस, कि वही पुरानी टेम्पलेट है कि वो आ गया चलो कर देते हैं, तो शो कि यहाँ पर पीस नहीं है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर, फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है अभी तक। दूसरा ये आसिम मुनीर का पर्सनल इंटरेस्ट भी है इसमें। इसी जब ये पुलवामा हुआ था, वो DGISI, अब ये आर्मी चीफ है, इसकी टेन्योर खत्म होती है नवंबर में। तो जो उसने जो स्पीच दी थी पाकिस्तान ओवरसीज कन्वेंशन, मुझे लगता है कि वो उसका फर्स्ट स्टेप था इन हिज एक्सटेंशन कैंपेन। जैसे पॉलिटिशियंस कैंपेन करते हैं पॉलिटिकल, इसकी एक्सटेंशन की कैंपेन का वो उसका फर्स्ट स्टेप था। एंड ही थॉट ही विल फॉलो दिस अप
by this doing a thing in Pahalgam, and now soon posters will start appearing in Islamabad, Rawalpindi कि आसिम मुनीर इज द सेवियर, ये है वो है, तो उसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट. बट मोर देन दैट, जो पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन है आज की डेट में, खास तौर पे जी पंजाब पे, और क्रेडिबिलिटी जो है, इट इज एट अ वेरी लो एंड. एंड द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिंगल हैंडेडली इज इमरान खान. इमरान खान ने जितनी बैंड आर्मी की बजाई है, और किसी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बजाई है. हालांकि वो जेल में है, बट जेल से बैठा हुआ ही हैज डैमेज्ड द रेपुटेशन ऑफ द पाकिस्तान. और पाकिस्तान आर्मी का वही टेम्पलेट है, जब इंडिया अंदर टर्मोइल, डोमेस्टिक टर्मोइल हो, आप सारा अटेंशन आप इंडिया की तरफ फोकस कर दो. तो दैट इज अ यूनिफाइंग फैक्टर. तो कि हम ये करेंगे, पीपल विल कम बिहाइंड अस, आर्मी के लोग फिर वाह वाह करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल. अच्छा, वो हो नहीं रहा. अब जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा हैज कम आउट सो स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ इमरान खान कि यूएस कांग्रेस हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल. Two congressmen have introduced, bipartisan, have introduced a bill called Pakistan Democracy Act, which is for Imran Khan, and specifically they have targeted Asim Munir. उसका खास नाम लेके उसके बिल बनाया है. एंड आसिम मुनीर इज वेरी वैलिड. अभी ओवरसीज कन्वेंशन हुई है, ये इसीलिए हुई है कि डायस्पोरा में दरार पैदा करने के लिए. और यही कैलकुलेशन थी कि उनकी इंडिया एक हार्ड एक्शन लेगा, जैसे बालाकोट में लिया, जैसे उरी के बाद लिया, एंड वी विल मैनेज द फॉल आउट, एंड बट आर्मी की वाह वाह हो जाएगी. तो मुझे लगता है इस कॉम्प्लेक्स सेवरल रीजंस पुट टुगेदर, बट बैडली मिसकैलकुलेटेड कि जल मोदी साहब क्या करेंगे, किस तरह का रिएक्शन करेंगे, एंड दैट ही विल स्टार्ट हिज ओपनिंग गैम्बिट विल बी सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी. हालांकि इंडिया हैज बीन सिग्नलिंग 23 में, जब उन्होंने पाकिस्तान से बोला था कि लेट्स रिव्यू द इंडस वाटर ट्रीटी, तो 24 भी उसको रिटरेट किया. तो इट वाज गिविंग एन इंडिकेशन दैट इंडिया इज नॉट हैप्पी विद द इंडस वाटर ट्रीटी. उनको ये एनालाइज करके ये असेस करना चाहिए था कि इंडिया विल मूव समथिंग ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी अगर हमने कुछ किया, और वही हुआ. सो टोटल मिसकैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, द आईएसआई, इनके भी जो थिंक टैंक्स हैं कि इंडिया का रिएक्शन क्या होगा. वो अब पुराने स्टाइल से ही सोच रहे हैं कि इंडिया का रिएक्शन क्या होगा, नॉट रियलाइजिंग कि इंडिया हैज चेंज्ड. और मोदी जी का और उनका जो थिंक टैंक है, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी डिफरेंटली than the traditional thinking was there. अच्छा, एक और भी जो इनका फॉल आउट हुआ है इसका, ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्शन कह सकते हैं मोदी जी का, हालांकि आई कैन पैट माय ओन बैक, आई हैव बीन डिमांडिंग दिस फॉर लास्ट 5 years. और जब ये हुआ था उसके बाद भी मैंने इसको 3-4 बार लगातार मैं इसको कह रहा था कि भाई सबसे पहले ये करो, सबसे पहले ये करो. बट इन जनरल पब्लिक के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था. और इसका एक बड़ा फॉल आउट ये हुआ कि वो जो ये चोलिस्तान में कैनाल्स बना रहे थे, वो प्रोजेक्ट इन्होंने अबैंडन कर दिया. लेकिन इंटरेस्टिंगली जो सिंध में एजिटेशन हो रहा है वो अभी तक बंद नहीं हुआ. अभी तक उनके रास्ते ब्लॉक्ड है और सारी एक्सपोर्ट्स जो है वो ब्लॉक्ड है. You see, because इन्होंने they tried to be very smart. They said कि हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मीटिंग बुला के इस इशू को डिस्कस करेंगे. तो सिंधी कह रहे हैं कि भाई इसको रद्द करो, अभी मीटिंग की बात नहीं है. ये नहीं कि बाद में मीटिंग करोगे, हमको टरका दोगे. एक बार ये मोमेंटम एजिटेशन का टूट जाए और लोग अपने घरों में चले जाएं, फिर कहें कि नहीं हम तो कैनाल्स बना रहे हैं, फिर उस मोमेंटम को रीगेन करना बड़ा मुश्किल है. तो लोग कह रहे हैं कि कोई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये कोई डिस्कशन की बात नहीं है, इसको अभी के अभी ये 6 कैनाल्स को आप रद्द करो. So that is the choice now before the government and before the army. पंजाब गवर्नमेंट ने तो वो आपने देखी होंगी पिक्चर्स, मरियम नवाज और आसिम मुनीर साथ साथ बैठे हुए जब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया था. तो सिंधी एजिटेशन, और इसमें ना पीपीपी ने डबल गेम खेली है. एक तरफ से तो जरदारी ने ही इसकी परमिशन दी हुई है, और बिलावल भुट्टो चीख के कह रहा है, इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि अगर पानी नहीं होगा इंडस में तो हिंदुस्तान का खून बहेगा. एक्चुअली कह रहा है इंडिया को, बट द सिग्नल इज टू पंजाब.
बिकॉज उनकी पॉलिटिक्स तो सिंध पे बेस्ड है, स्पेशली इंटीरियर सिंध, बिकॉज कराची एंड हैदराबाद अर्बन एरियाज में एमक्यूएम का बड़ा रोल है। इंटीरियर सिंध में जो इनकी पॉलिटिक्स है पीपीपी की, दैट वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और लोग कह रहे थे कि पीपीपी इज गोइंग टू सफर अगर इन्होंने कैनाल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। तो फादर कुछ बात कर रहा है, सन लड़का कुछ बात कर रहा है, तो उन्होंने आपस टिपिकली पीपीपी, टिपिकल पीपीपी वो दिखाते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, साथ में मिले हुए हैं आर्मी के साथ। बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यूर राइट, बड़ी स्ट्रॉन्ग एजिटेशन हुई है एंड पीपल हैव स्टक टू देयर गन्स एंड कि नहीं हमें ये कैनाल्स आप रद्द करो, फिर ही हम जाके एजिटेशन को बंद करेंगे। अब ये तो मत रखाओ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा, वहां डिस्कस करेंगे। हाँ, वहाँ पता नहीं क्या कर ले आप। अच्छा, ये हाँ भी बड़ी एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ वाटर नहीं है और आपने 6 कैनाल्स प्लान कर दी, और 6 कैनाल्स कम से कम ये मान लीजिए कि अब 6 कैनाल्स आपने जिस साइज़ की जो बता रहे हैं, तो ये मान लीजिए वो 10,000 क्यूसेक एक्स्ट्रा वाटर वो कहाँ से आएगा? एज़ इट इज़ कोटड़ी के नीचे आजकल पानी नहीं जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो सी वाटर इतना इंट्रूड कर गया है, ठट्टा और बादल ने ऑलमोस्ट डिसअपीयर, सारा सलाइन हो गया बिकॉज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन। अच्छा इंटरेस्टिंगली एक वन ऑफ दोस कैनाल्स, उन्होंने कहा जो सतलुज का फ्लड वाटर है हम उससे निकालेंगे कैनाल। तो समबडी सेड इंडिया तो सतलुज को बंद करने वाला है, तो आपका यहाँ से फ्लड वाटर कहाँ से आ जाएगा? इट वाज ऑल अ ट्रिक, ये आई डोंट नो व्हाई 1-2 एमएएफ पानी आता है मानसून में एक्स्ट्रा थोड़ा-सा, तो अब वो समझते उसको हैं कि स्टोर बाकी कहाँ लोग करेंगे बेवकूफ है। वैसे बाय द वे? उसको हाँ। स्टोरेज की तरह बनाएँगे? नहीं वो तो फिर पूरी 40 साल सारा डेजर्ट है, वो तो सारा पानी पी जाएगा। इसी उन्होंने इनका प्लान क्या है बेसिकली, 1.2 मिलियन एकर्स को आबाद करने के लिए वो सिंध में जो 5 या 6 मिलियन एकर्स है उसको वो रेगिस्तान बना देंगे, ओके, क्योंकि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर के तौर पर दे थिंक कि हम फॉर एक्सपोर्ट करेंगे। अरे भाई जो इतनी पॉपुलेशन है सिंध की जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो कहाँ जाएगी? उनको तो आप बिल्कुल रेगिस्तान में कर दोगे क्योंकि वहां पानी नहीं पहुंचेगा। अभी भी जैसे आपने कहा साउथ ऑफ कोटरी देयर इज नो वाटर ड्यूरिंग द नॉर्मल 9 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो 6 और निकाल दोगे ऊपर से आप कैनाल्स गोइंग इनटू चोलिस्तान, तो सिंध के लिए बचेगा क्या? और सिंध के लिए इंडस इज नॉट ओनली अ रिवर, वो पानी का सोर्स नहीं, इट इज द सोर्स ऑफ देयर सिविलाइजेशन, देयर करेक्ट, कल्चर। फॉर करेक्ट, सिंधीज इंडस इज, जैसे माँ का दर्जा होता है, इट इज लाइक दैट, इट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द सिंध। देयर एंटायर सोसाइटी, देयर सिविलाइजेशन, देयर कल्चर इज ऑल बेस्ड ऑन सिंध। और ये पंजाबी समझते नहीं, दे थिंक कि ये चोलिस्तान का इतना इलाका है, इसको हम पानी देंगे तो ये आबाद हो जाएगा और आर्मी में बांट देंगे। तो वेरी शॉर्ट साइटेड थिंकिंग। एंड लॉट ऑफ पीपल इन वैसे पाकिस्तान आल्सो रोट कि भाई आप फेडरेशन को वीकन कर रहे हो, क्योंकि अगर सिंध कि अगर विदाउट पानी कोई जिंदगी नहीं है। पीपल इन सिंध आल्सो रियलाइज कि देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। तो अपने बच्चों के लिए वो बच्चों को ऐसे मार देंगे, दे विल फाइट। और आर्मी हाँ, समझती है कि हमारा हम फोर्स के थ्रू इनको काबू में कर लेंगे। अब इंसरेक्शन है। देखिए, जो पहली कैनाल्स बनी थी, अगर पाकिस्तान में कैनाल की हिस्ट्री में जाए, तो सबसे पहला जो पानी का जो इन्होंने बनाया था, तो वो तो सक्कर में ही बनाया था। जो पहला इरिगेटेड एरियाज और जो कैनाल्स जो बनी थी, वो सिंध में ही बनी थी। ये पंजाब तो बहुत बाद में कॉलोनाइज किया है इन्होंने। तो उस टाइम जब बनाया था अंडर द ब्रिटिश, तो सिंध दैट टाइम वाज पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, करेक्ट। तो सिंध वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे और प्रेसिडेंसी। कई जो उन्होंने कैनाल्स बनाए, जैसे थल कैनाल है, उन्होंने कहा ये सिर्फ जब फ्लड वाटर्स आएंगे इंडस में तब निकालेंगे, बट इट इज वर्किंग 24/7 365 डेज। तो इन्होंने सिंध को बहुत एक्चुअली अनफेयरली ट्रीट किया एज अ कॉलोनी। दैट्स व्हाई बलूचिस्तान, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा टुडे अप इन आर्म्स। बंगाली तो निकल गए, दे रियलाइज कि व्हाट द फेडरेशन वाज ऑल अबाउट। हाँ, करेक्ट। तो अब ये जो दूसरा जो अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो हम
बात कर रहे थे, वो क्या लगता है अब इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए इज़ इट पॉसिबल फॉर बलूचिस्तान एंड पख्तूनिस्तान टू ब्रेक फ्री इन द फोरसीएबल फ्यूचर? उसमें मेरा जो इट इज सर्टनली पॉसिबल, अगर इनकी आर्मी थिन आउट कर जाती है बलूचिस्तान में एंड इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर, तो बलोचों जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर उसके बाद क्या करेंगे बलोच? यू सी, आई हैव बीन स्ट्रेसिंग अ लॉट कि वो उनको कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा विच एवरीबडी साइंस ऑन टू। अभी तक तो ऐसा ब्लूप्रिंट मेरी नजरों के सामने से तो नहीं गुजरा कि दैट इज इट गोइंग टू बी, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल इट बी, व्हाट फॉर्म ऑफ अ कंट्री, चार्टर क्या तो उन्होंने उसका। निकाला है अपना, आपने देखा होगा शायद, दे हैव ऑलरेडी फ्लोटेड अ चार्टर। देयर आर 2-3 चार्टर्स फ्लोटिंग अराउंड, बट जिसपे एवरीबडी साइंस ऑन टू। एक बारी खान ऑफ कलात ने कुछ लंदन से जारी किया गया था, बट उसकी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद फिर कोई आया था चार्टर। अभी सुना है कि दे वर रिसेंटली गेटिंग टुगेदर अगेन टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव। वो बीआरएस ने जारी किया है, अभी जो बीआरएस बनी है वो बीआरएस ने जारी हाँ, किया है, जिसमें बट सिंधी भी शामिल है। अच्छा, बट इसमें जो सिविल सोसाइटी का क्या इसकी मान्यता है, डू दे बिलीव इट एंड ऑल, बट मेरा कहने का मतलब है ये जो पॉलिटिकल साइड है, ये फ्रीडम फाइटर्स आर स्ट्रॉन्ग, बट जो पॉलिटिकल साइड है, सिविल सोसाइटी हो या पॉलिटिशियंस हो, इनका भी रोल इस वक्त बड़ा जरूरी हो जाएगा, सो दैट अगर जो यूनाइटेडली मूवमेंट हो। अभी जैसे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं who are also nationalists, as Akhtar Mengal है, Abdul Malik है, you know, these people also will have to be associated with it. जो टर्न कोट्स हैं, जैसे अभी जो चीफ मिनिस्टर है सरफराज मुफ्ती, उनको आप छोड़ दीजिए, उनको तो वो तो है ही आर्मी के पिट्ठू हैं, बट जो बाकी लोग हैं दे ऑल अगर यूनाइटेडली करें, तो मुझे लगता है दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे हैव हैड इन डेकेड्स। वहां पर जो मेन जो 3 ट्राइब्स हैं, उसमें से बुगती और मर्री, बुगती और मर्री तो काफी समय से पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चल रही हैं, और वो तो जब से वो नवाब बुगती को इन्होंने मर्डर किया था उसके बाद से तो पूरी तरह से सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई थी। मर्री तो बहुत पहले से, ये मेंगल जो ट्राइब थी ये इनके साथ रहा करती थी, और ये एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया करती थी मेंगल ट्राइब काफी समय तक। आप मेंगल्स में से कई सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह बने, लेकिन अब जो है वो अख्तर मेंगल भी उनके साथ में मिल गया जाके। हाँ, इससे पहले भी जैसे अख्तर मेंगल के जो वाले थे, अताउल्लाह मेंगल, he would become the chief minister, but that was the nationalist government. NAP जो थी, it was a nationalist government. Akhtar Bengal also is a nationalist politician. So Bengal, जैसे शफीक मेंगल है, there are people in the Bengal tribe who are turncoats, मगर not all. जी, जो मेन ट्राइब है, जो मेन लोग हैं, they are very much on the nationalist struggle. But मुझे लगता है ये बात अब ट्राइबल लीडर्स से आगे निकल गई है, स्पेशली विद जो मिडिल क्लास बलोच है ना, they have come to the foreground, पर वही लड़ रहे हैं। So they are now come into the limelight, into the fore, और जो डिसीजंस लेंगे वो इनके ये जो मिडिल क्लास बलोच है, स्पेशली फ्रॉम द मकरान कोस्ट, और जो नॉन ट्राइबल बलोच है, डिसीजंस अब उनके हाथ में चला गया। दे विल बी इन द फोर फ्रंट ऑफ एनी डिसीजन दैट हैव बीन टेकन, या आगे वे फॉरवर्ड क्या है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना डीजल बोलते हैं जिसको, तो ये मौलाना डीजल ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि साहब कि 6-7 जो है वो ज़िले वो पूरी तरह से काबू से बाहर है, और वो 6-7 ज़िलों की जिनकी बात कर रहा था वो पूरा जो मकरान और जो रख्शान जो एरिया है जिसमें इनकी ये माइंस वगैरह आती हैं, रिकॉर्डिक सैंडक वगैरह, ये सारी की सारी ये, और ये कलात वाला जो एरिया है, इस समय अगर देखें तो इनकी जो जितनी भी मेजर रोड्स हैं वो सब बंद हैं। वो उसमें से ये दिन में भी नहीं निकल सकते। क्वेटा से कराची वाली रोड बंद है, इधर आपके जैकोबाबाद से जो क्वेटा को रोड जाती है वो भी आजकल
बंद है, खासतौर से जब वो हाईजैक हो गया उसके बाद से तो बिल्कुल बंद है। हाँ, रात में वहाँ पहले भी ट्रेन्स नहीं चलती थी, अभी दिन में बीच में थोड़ी-सी चलाई थी, फिर बीच में डिसरप्ट कर दी। तो प अच्छा, जो मकरान की जो कोस्टल रोड है, वो बंद है। ओरमोरा और इसके बीच में असनिया वहाँ पे इनका वो हो गया अभी एक काफ़ी कुछ डिसरप्शंस हो गए। और लास बेला से जो वो खुशदर होके जो रोड जाती है, उस पे भी डिसरप्शंस हो गए। तो सारी तो रोड्स बंद हैं। सारे कहीं ये मेन उस पे चल नहीं सकते और एरिया ऐसा है कि आप और किसी रास्ते से जा नहीं सकते। तो जब ये हाल है, तो ये रूरल एरिया में होल्ड इनका ज़ीरो है। तो अब क्या चीज़ें आवश्यक है कि बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंटली कार्व आउट कर सके? इसी एक तो जैसे हर एक इंसर्जेंट मूवमेंट के होता है, दे हैव टू अनाउंस ए गवर्नमेंट इन एग्जाइल। गवर्नमेंट हुँ, या तो खुद बलूचिस्तान में हो या इन एग्जाइल हो, फिर उसको कोई रिकग्निशन मिले, इंटरनेशनल कम्युनिटी से या किसी और स्टेट से, दे गेट सम, एंड द गवर्नमेंट दे सेट अप इज अ पॉपुलर गवर्नमेंट, जहां तक पॉपुलैरिटी यू कैन डिटरमिन। तो ये तीन चार चीजें जो हैं, और उनको एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन मंशूर शाया करना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर विल बी, इसी तरह की हमारी जो पॉलिसी होगी, एंड इन रूडिमेंट। जैसे कलात, खान ऑफ कलात ने भी जब उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 47 में, उसने 10-15 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फ्रेम कर ली। सो समथिंग लाइक दैट, which then people can say, it has the attributes of a state, attributes of a functioning government. So that will be important for the बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए। एंड देन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड मिलिट्री, जो अगर पाकिस्तान टेक ओवर करने की कोशिश करे या अंदर के जो लोग हैं उनके साथ वो लड़ सके यूनाइटेडली। सो ये जो चीजें हैं, इनको ये देखना पड़ेगा कि हाउ दे डेवलप दीज एट्रीब्यूट्स। करेक्ट है। और ये जो इनकी जो आर्मी शिफ्ट होगी, तो ये टीटीपी और जो अफ़गानिस्तान वाले हैं, ये फिर क्या करेंगे? क्योंकि वैसे भी हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो भी वो पुराना जो इनका जो एरिया था फाटा वाला, वो फाटा वाला एरिया तो वैसे ही इनके कंट्रोल में है नहीं। और बीच में तो आपके डेरा इस्माइल खान वगैरह में भी चेक पोस्ट लगा लिए थे टीटीपी ने अपने, और 2-3 दिन तक उनका ही राज चल रहा था। अब यहाँ तक कि साउथ पंजाब में जो डेरा गाजी खान और ये रतनपुर वगैरह कौन सी ये जगह है, ये यहाँ पर भी टीटीपी वाले और ये बीएलए वाले जो हैं वो अपना गश्त करते रहते हैं। तो अब आर्मी शिफ्ट होने का ज्यादा असर तो मुझे लगता है कि ये आपका जो पश्तो एरिया है उसके ऊपर पड़ने वाला है, और नहीं, इट इज सच्ची फार इजियर फॉर देम टू रिक्लेम द लैंड अप टिल अटक। एक चीज मुझे बात कर रहे थे, अब ये हाफिज साहब जो है, आसिम हम्म, मुनीर, हम्म, और जो टीटीपी है, नूर वली मसूद, हम्म, इनमें आपस में फर्क कितना होगा? वो भी कह रहा है शरिया लागू करो, ये भी शरिया की बात कर रहा है। तो आपस में बैठ के हाफिज आसिम मुनीर, तो ही शुड से कि मुझे भी आप ले लो टीटीपी में, मैं आपको बताता हूँ, हाफिज कुरान तो मैं हूं ही। हम्म। सो इनकी जो शरीयत है ना, इसको हाँ, मैंने स्टडी किया था। ये हाँ, जो शरीयत एक्ट लागू हुआ 1937 में, उस शरीयत एक्ट को आप ध्यान से पढ़िए, तो वो शरीयत एक्ट जो है वो एलीट पे लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड उस पे लागू नहीं है। वो विल्स पे, लेगेसीज पे, अडॉप्शंस पे, इन पे सब पे लागू नहीं है। तो अच्छा, आप ये देखें कि जितने भी इनके जो नवाबजादे थे, सब थे, वो सब अपनी अलग-अलग विल्स करके अपने सब करके गए। नवाब ऑफ भोपाल ने अपनी बेटी के नाम विल कर दी। अगर शरीयत पूरी तरह से लागू होती, तो ये नहीं कर पाते। निकल या तो शरीयत इन्होंने केवल लेडीज पे और जो आपके गरीब तबका था उसके ऊपर लागू की। पाकिस्तान में भी यही हाल है।
वो शरीयत जो है वो केवल जो रूलिंग क्लास है उसमें किसी में लागू नहीं है। आप देखिए जरा वहाँ के जो फैशन जो वहाँ के जो एलिट क्लास के जो लेडीज करती हैं, मतलब दिल्ली और बॉम्बे में क्या करेंगे, मात करती है उनको। बिल्कुल और बिल्कुल जो उनका जो रूलिंग क्लास है उसकी स्टाइल देख लीजिए, सबका एक पैर कनाडा में, यूएस में। और शरीयत जो है वो सिर्फ हैव नॉट्स के लिए है, लेकिन वो अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं सबके ऊपर लागू करो। ये प्रॉब्लम है इनके लिए। तो इसी जो फोर्सेस मूव की हैं, दे आल्सो मूव फ्रॉम केपीके, जो इनके कोर है पेशावर में, यहां से भी मूव किए हैं। तो अब टीटीपी के लिए और भी आसान हो जाएगा। इसी टीटीपी का ये है कि वो अलहदगी नहीं चाहते, वो पाकिस्तान से अलहदगी नहीं चाहते, वो तो अपना सिस्टम पाकिस्तान में इम्पोज करना चाहते हैं। तो उनके लिए ग्रेजुअली दे विल मूव अप। अभी तो जैसे आपने कहा पूरा फाटा तो उनके कब्जे में वैसे ही है। अब वो केपीके में मूव कर रहे हैं, डीजी खान, डेरा इस्माइल खान, पन्नू, इन ऑल दीज एरियाज दे हैव ऑलरेडी, रात को देर आई थिंक। अब वो तो सिंध का जो कच्चा है, यहाँ पे वो डकायत, उनके साथ भी देयर प्रेजेंस हैज बीन फाउंड। एंड उन्होंने 2 प्रोविंसेस तो पंजाब में कर दिए, नॉर्थ पंजाब एंड साउथ पंजाब। So gradually they are moving inside and now this will get expedited. अगर इनकी फोर्सेस विड्रॉ कर जाती हैं फ्रॉम केपीके एंड मूव टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर, और जितनी देर वहां इंडियन बॉर्डर पे रहेंगी, इनको आसानी हो जाएगी। फोर्सेस जब चली जाएंगी तो जो बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाले थे, ये क्या उसका नाम था, अज़्म इस्तेकाम, इस्तेकाम, हाँ इस्तेकाम, तो अर्ज वो सब, इस्तेकाम। हाँ तो वो सब तो आप भूल जाए। सो इट विल ईजियर फॉर टीटीपी एंड फॉर दी बलोच। और मुझे तो लगता है जैसे आपने कहा सिंध, जो सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी है, सिमिलरली सराकीज जो हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पाकिस्तान आर्मी बाद में, जब हालात कुछ महीनों के बाद अगर थोड़ी बहुत नॉर्मलसी में आए विद इंडिया, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट बैक टू दीज एरियाज। आपकी बात से मुझे याद आया, अभी मैंने देखा था कि एक वो जीए सिंध महाज का जो प्रेसिडेंट है उसने एक अपील जारी की भारत के नाम पे कि भाई ये जो सारा काम है इसमें सिंध इन्वॉल्व नहीं है, आप सिंध की तरफ ठंडी नजर रखें, आप केवल पंजाब पे कंसंट्रेट करें। बिकॉज उनको मालूम है कि जो मेजर थ्रस्ट जो इंडियन आर्म्ड फोर्स, जो आर्मर थ्रस्ट होगा, वो तो सिंध में ही होगा। पहले भी 71 में भी जो थ्रस्ट किया था, गदरा रोड एंड ऑल दीज प्लेसेस, तो ऑल सिंध विल गेट इफेक्टेड। तो अभी से वो प्रिएम्प्टिव एक्शन ले रहे हैं हिंदुस्तान को कहने के लिए कि भाई हमें जरा बख्श दो, बात हौला रखो। हाँ, नहीं तो मैंने उसमें उसका जवाब दिया था कि भाई हम रहीम यार खान पे ध्यान देंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। वैसे अच्छा, रहीम यार खान भी सराइकी इलाका है, वो बेचारे भी पंजाब के साथ इन्वॉल्व नहीं है। रहीम यार खान का क्या है, वो क्लोजेस्ट टू इंडियन बॉर्डर है। हाँ, क्लोजेस्ट टू इंडियन बॉर्डर, जो उनकी जो, अगर आप लाहौर वाहौर को छोड़ दें तो नीचे के एरिया में वो जैसलमेर बॉर्डर के क्लोजेस्ट पड़ता है। वो मेरे ख्याल से कोई 30-40 किलोमीटर पड़ता है। तो वहां से आप वो है वो नॉर्थ साउथ रेलवे लाइन काट सकते हैं और वो हाँ बिल्कुल रोड जो है बिल्कुल, वो काट सकते हैं। या और देन वो साउथ होल ऑफ साउथ ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद पूरा सिंध और बलूचिस्तान सब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये जो दैट्स वेरी अनइंटेंडेड इंटरेस्टिंग। कॉन्सिक्वेंसेस, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पहलगाम। तो अब इसको अगर सम अप करें तो यू वुड थिंक दैट कोल्ड रिवेंज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो सबसे बड़ा अनइमेजिनेबल एक्शन था वो ऑलरेडी हो चुका है। वुड यू से दैट? एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना कि दे रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। करेक्ट। सो
that action and that it will take its own gestation. जो इंडस वाटर का जो एक्शन लिया गया, और आई थिंक मिलिट्री एक्शन विल बी आइसिंग ऑन द केक. करेक्ट. तो आइए इसी पॉइंट पे इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. तिलक देवेश्वर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर.